मई 2026 के लिए इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं अगर आपका कर्क लगन हो तो कर्क लगन के चार्ट के हिसाब से जब इस गोचर को अप्लाई किया जाएगा मई मंथ के गोचर को तो कुछ इस प्रकार से आपको अपनी कुंडली में गोचर नजर आएगा। हालांकि ये गोचर में कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे, कौन सा ग्रह कहाँ कब गोचर करने वाला है या ग्रहों की जो एक्चुअल स्थिति है गोचर में वो कैसे रहने वाले। उसके बाद देखेंगे ये जो ग्रहों का गोचर है उसका किस प्रकार से आपको परिणाम इस मंथ में मिलेगा या फिर इस मई महीने को आप किस तरीके से अपने लिए प्लान कर सकते हो। गोचरीय स्थितियों के बारे में यदि हम विचार करेंगे तो सबसे पहले सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य 15 मई तक मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका जो गोचर होगा वृषभ राशि में होगा। इसके अलावा बुध का गोचर देखें तो 15 मई तक ये भी मेष राशि में ही ट्रांजिट में रहने वाले हैं और इसके बाद इनका गोचर भी वृषभ राशि में ही होगा। शुक्र का गोचर देखा जाए तो 14 मई तक शुक्र वृषभ में रहेंगे, इसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर देखें तो 11 मई से ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग पूरे महीने मेष राशि में ही इनका गोचर रहने वाला है। बृहस्पति फिलहाल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और वो अपना गोचर जो बदलेंगे तो जून में इनका बदलाव होगा गोचरीय स्थिति का। अभी शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा को देखा जाए तो 1 मई को चंद्रमा तुला राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे वहीं केतु सिंह राशि में अभी गोचर में रहेंगे। गोचरीय स्थितियों पर चर्चा करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लग्नेश से। लग्नेश आपके चंद्रमा है और चंद्रमा इस मंथ में स्टार्टिंग में आपको गोचर करते हुए दिखेंगे तुला राशि में, जहां पर वो आपके फोर्थ हाउस में चले जाएंगे। फोर्थ हाउस में लगभग इनकी स्थिति रहेगी 2 दिन तक के लिए। देखिए इस मंथ में मेजर कोई आपका ऐसा कार्य हो सकता है जैसे कि आपको अपना प्रॉपर्टी बाय करना है, घर वगैरह खरीदना है या अपना घर वगैरह सेल करना है। अब जो आपका फोर्थ लोड है इस मंथ में, अगर फोर्थ लोड के गोचर को भी देखा जाए तो 14 मई तक, क्योंकि शुक्र की स्थिति यहाँ आपके लाभ स्थान में ही और अपनी स्वराशि में शुक्र रहेंगे, इसलिए ये मंथ चंद्रमा के गोचर और शुक्र के गोचर को तुलना करते हुए देखा जाए तो शुरुआत में कोई बड़ा धन का लाभ करवा सकता है, आपको प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ऐसी बाइंग करवा सकता है, गाड़ी वगैरह खरीदवा सकता है या फिर आपको अपनी मदर का भी सपोर्ट, परिवार का भी सपोर्ट इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। फिर चंद्रमा लगभग 2 दिन के बाद जा रहे हैं आपके पंचम में, जहां पर वो नीच की स्थिति में आ जाएंगे। नीच की स्थिति में आने के बावजूद भी यहाँ शुक्र का दृष्टि जरूर रहेगा चंद्रमा पे। ऐसे में आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, आप थोड़ी चिंता से ग्रस्त हो सकते हैं, आप प्रॉपरली डिसीजन लेने में थोड़े सक्षम नहीं रहेंगे और चंद्रमा के पंचम में आने से संतान के साथ आपके जो रिलेशन है वो बिगड़ सकते हैं। आपकी लव लाइफ है तो वो डिस्टर्ब हो सकती है या थोड़े से मानसिक तौर पे आप थोड़े असंतुष्ट खुद से नजर आ सकते हैं। चंद्रमा यहाँ से फिर दृष्टि डालेंगे 11वें घर पे, तो वो आपकी धन को लेके, संपत्ति को लेके या बाकी कुछ अन्य मामलों में अपेक्षाएं बढ़ा सकते हैं। फिर चंद्रमा आ रहे हैं छठे घर में। छठे घर में चंद्रमा बेसिकली आपके स्ट्रगल को फेस करने की स्थिति को दिखाते हैं, रूटीन लाइफ या डेली लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं उनके लिए। चंद्रमा का छठे घर में गोचर हालांकि मित्र राशि में होगा लेकिन उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ पे चंद्रमा आने से गुरु से दृष्टि भी होंगी तो आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी मेंटली या इमोशनली। चंद्रमा का यहाँ आना आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा करवा सकता है, आपको कोई आगे की प्लानिंग करने के लिए प्रेरित कर सकता है। उसके बाद देखते हैं सूर्य की स्थिति को। सूर्य आपके दूसरे घर के लॉर्ड है और सूर्य यहाँ अगर गोचर में देखे जाएं तो वो आपके 10th हाउस में रहेंगे। 10th हाउस में ये बुध के साथ साथ ही गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख को ही दोनों का गोचर चेंज होगा। तो सूर्य 10th हाउस में होने से आपको कैरियर के मामलों में बहुत ही अच्छा रहेगा ये मंथ। सूर्य यहाँ है तो आपको मान सम्मान अच्छा मिलेगा, आपके बॉस की नज़रों में, कलीग्स की नज़रों में आप काफ़ी अच्छे साबित होंगे। आपका कार्य का जो परफॉर्मेंस है, जो भी आपका वर्क प्लेस पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। सूर्य के यहाँ आने से आप अगर राजनीति से जुड़े हैं, किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हैं या किसी भी कंपनी में आप किसी बड़े सरकारी पद के अलावा किसी अन्य पद पे, प्राइवेट कंपनी में भी यदि, तो आपका मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन या कहीं ना कहीं आपको पदोन्नति वगैरह मिलने के चांसेस हैं। दसम घर का जो सूर्य है वो थोड़ा लीडरशिप का रोल देता है, तो आप किसी भी ऐसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं जहां पर आप एज ए लीडर काम कर रहे हैं या आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, शक्तियां हैं आपके पास, तो आप उनका प्रयोग काफी अच्छे से कर सकते हैं। सूर्य अब क्योंकि वो दूसरे घर के लॉर्ड है और दूसरे घर में केतु का भी गोचर है, इसलिए इस प्रकार का जो सूर्य होगा मेजरली आपको कैरियर पर बहुत ज्यादा फोकस्ड बनाएगा और जो आपके 10th हाउस के लॉर्ड है मंगल, वो भी इस समय
साथ ही आपके 10th हाउस में रहेंगे। हालाँकि मंगल का गोचर यहाँ थोड़ा-सा बाद में शुरू होगा, लेकिन निश्चित रूप से सूर्य यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे और वो बुध के साथ होंगे। तो करियर के लिए कोई भी फैसला लेने, करियर में आगे बढ़ने या करियर को लेके कोई भी चैलेंजेज़ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनसे आपको कहीं न कहीं निपटने में सूर्य काफ़ी हेल्प करेंगे। उसके बाद यहाँ इनकी दृष्टि भी आपके 4th हाउस पे होगी, तो आप अपने करियर के साथ-साथ अपने घरेलू मामलों पर भी अपना पूरा प्रभाव दिखा पाएँगे। फिर सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, आपके 11वें घर में आ जाएँगे। यहाँ पे फिर जो शुक्र का गोचर है, हालाँकि शुक्र यहाँ पर 14 मई तक ही है, बाद में शुक्र आगे बढ़ जाएँगे और फिर यहाँ सूर्य 15 तारीख को आ रहे हैं। 15 तारीख को सूर्य का आना है और बुध का भी साथ ही आना है, तो ये कहीं पैसा आपका रुका है, वो पैसा आपको दिला सकता है। आपका कोई बिज़नेस है, मार्केटिंग वगैरह से आप जुड़े हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ आपका नेटवर्क सर्कल में विस्तार होगा। बहुत लोग आपके साथ कुछ नए जुड़ सकते हैं, जो आपको आगे चलकर सपोर्ट कर सकते हैं। सूर्य बुध के यहाँ आने से लोगों के साथ आपका जो वार्तालाप है, लोगों के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है, वो भी काफ़ी बेटर होगा। फिर यहाँ सूर्य का दृष्टि आ जाता है आपके पंचम घर पे। पंचम घर पे सूर्य का दृष्टि मेजरली आपको डिसीजन लेने, सोचने, विचार करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब क्योंकि सूर्य आपके दूसरे घर के लॉर्ड हैं और जब वो 11वें घर में आ रहे हैं और जब पंचम पे दृष्टि डालेंगे, तो आपका रुझान कहीं न कहीं शेयर मार्केट की तरफ, लॉटरी या सट्टा वगैरह की तरफ हो सकता है और इनसे आपको कुछ फ़ायदा भी मिल सकता है। सूर्य बेसिकली आपको रिस्क लेने के लिए भी प्रेरित करेंगे और सूर्य आपकी धन से जुड़ी हुई अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करेंगे। उसके बाद हम यहाँ विचार करेंगे बुध पर। बुध आपके 12वें घर के लॉर्ड और वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। बुध का स्टार्टिंग में गोचर देखा जाए तो इनका जो गोचर रहेगा 15 मई तक ये मेष में ही रहेंगे। सूर्य के साथ-साथ ही लगभग इनका गोचर है। तो 15 मई तक के लिए करियर के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है। जैसे कि अभी सूर्य के बारे में डिस्कस किया था, तभी आपको बोला कि यहाँ पे बुध के साथ होने से आपका करियर रिलेटेड कोई भी काम है, चाहे कितना भी कठिन काम है, कितना भी ज़्यादा ऐसा काम है जिसमें आपको कुछ मैनेज करना पड़ता हो, तो बुध की आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बुध आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से आप अपने जो स्किल्स हैं, अपनी जो खुद की जो एबिलिटी है, उनका प्रयोग भी अच्छे से कर सकेंगे और बुध क्योंकि आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, इसलिए बुध यहाँ जब सूर्य के साथ होंगे तो आप अपनी पूरी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए या कोई भी निर्णय लेने के लिए कर सकते हैं। बट बुध जब साथ होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं और हमेशा आपके जो निर्णय वो सही होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बुध उसके बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, जहाँ पर वो आपके 11वें घर में चले जाएँगे। लेकिन 10th हाउस में होते हुए बुध का दृष्टि आपके 4th हाउस पर भी पड़ेगा। ऐसे में बुध आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपने घरेलू कार्यों को मैनेज करने या अपने घरेलू रिश्तों को मैनेज करने के लिए भी। उसके बाद जब बुध आपके लाभ स्थान में आ जाएँगे, तब आपके लिए कुछ नया इनकम सोर्स बन सकता है। यहाँ पर सूर्य और बुध के साथ रहने से आपकी जो प्रतिष्ठा है, जो आपका मान-सम्मान है, आपकी जो रेपुटेशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। बुध के 11वें घर में आने की वजह से आपका कोई नया इनकम सोर्स बनेगा या तो कहीं पैसा आपका रुका है, किसी को आपने पैसा उधार दिया था, वो पैसा अभी तक अगर लौट करने आए तो उस पैसे के भी आने के पूरे-पूरे चांसेस होंगे। साथ ही आप अपने धन को, अपनी संपत्ति को बहुत ही अच्छे से इस समय मैनेज कर सकते हो और दूसरों पर भी आप अपनी वाणी से, अपने टैलेंट से बहुत ही अच्छा प्रभाव इस समय डाल सकेंगे। बुध का दृष्टि यहाँ पे होगा आपके पंचम घर पे, जहाँ पर वो सूर्य के साथ ही अपना दृष्टि डालेंगे। तो पंचम भाव से जुड़े हुए कार्यों में आपकी काफ़ी तेज़ी आएगी, फिर आप निर्णय अच्छे से ले सकेंगे, सोच-विचार काफ़ी अच्छे से कर सकेंगे और जहाँ-जहाँ भी आपको कुछ दिक्कतें हैं निर्णय लेने में, उनमें आप सुधार कर पाएँगे। उसके बाद यहाँ देखते हैं शुक्र को। शुक्र 4th हाउस के लॉर्ड हैं और वो 11वें घर के भी स्वामी हैं। देखिए शुक्र का गोचर प्रारंभ में अगर देखा जाए इस मंथ में, तो लगभग 14 मई तक वो आपके लाभ स्थान में ही है, वृषभ राशि में। शुक्र का ये गोचर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अपने साथ जुड़े हुए लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने और ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति के लिए। इस प्रकार का शुक्र आपको कोई ना कोई लव अफेयर या कोई प्रेम संबंध दे सकता है, क्योंकि शुक्र का दृष्टि पंचम घर पे भी है और 11वें घर का शुक्र है, तो आपके इनकम के स्रोत यहाँ बढ़ने चाहिए। उसके बाद शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो जा रहे हैं आपके 12वें घर में, जहाँ पर वो गुरु को जॉइन करेंगे। हालाँकि गुरु काफ़ी तेज़ स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं और वो जून में आपके लगन में आ जाएँगे और उच्च की स्थिति में हो जाएँगे। लेकिन शुक्र का जो गोचर है अभी फिलहाल गुरु के साथ ही होगा। ऐसे में शुक्र का जो प्रभाव रहने वाला है, देखिए 12वें घर में शुक्र चले जाएँगे तो आप अपनी मैरिड लाइफ़ से काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि प्रकट कर सकते हैं। इस समय आपका अचानक कोई बहुत बड़ा खर्चा जो कि आपकी फैमिली के लिए या आपके इंडिविजुअल रूप से खुद के लिए हो सकता है। शुक्र की स्थिति अगर आपके चार्ट में अच्छी है तो इस समय जीवन साथी से आपको थोड़ा सपोर्ट मिल पाएगा। शुक्र का दृष्टि गुरु के साथ ही आपके 6th हाउस में होगा, तो आप अपने खर्चों को और अपनी इनकम को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। आप अपनी रूटीन लाइफ़ या डेली लाइफ़ में जो भी डिसीज़न लेंगे वो काफ़ी अच्छे से ले पाएँगे। तो शुक्र का जो गोचर है वो 12वें घर की तुलना में आपको 11वें घर में ज़्यादा अच्छे प्रभाव या परिणाम दिखा सकता है।
उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल पंचमेश और आपके चार्ट में वो 10वें घर के लॉर्ड है। मंगल का गोचर अगर देखा जाएगा या ट्रांजिट के हिसाब से इनकी स्थिति को देखा जाएगा तो 11 मई से ये मेष राशि में आएंगे। तो 11 मई से पहले क्योंकि आपके नवम घर में स्थित रहेंगे तो ये आपके लिए एक आध्यात्मिक रूप से काफ़ी अच्छी स्थिति होगी मंगल के नवम भाव में होने से। हालांकि पिता के साथ थोड़े मतभेद होंगे, आपके जो गुरुजन हैं उनके साथ भी थोड़े मतभेद होंगे, लेकिन ऐसा मंगल आपको आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरित करेगा। वैसे शनि साथ रहेंगे तो शनि जो मीन राशि का शनि होता है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद मंगल जो आपके 10th हाउस में आ जाएंगे तो मंगल अपने मूल त्रिकोण घर में आ जाएंगे, अपने स्वयं के घर में, जहाँ पर वो कैरियर में आगे बढ़ने या कैरियर में कोई भी गोल पाने के लिए आपको अच्छी स्थिति दिखाते हैं। मंगल यहाँ आ जाएंगे तो कैरियर को लेके आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो जाएंगी। इसके साथ साथ कैरियर से रिलेटेड डिसीजन आप काफ़ी तेज़ी से ले सकेंगे। 10th हाउस का मंगल आप में कुछ भी पाने की जिज्ञासा या बहुत कुछ अचीव करने की जिज्ञासा उत्पन्न करेगा, साथ ही साथ आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी करवाएगा। मंगल का दृष्टि क्योंकि आपके लगन पर ही आ जाता है, सबसे पहले लगन पर दृष्टि होने से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करवा पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ सकेंगे और जहाँ जहाँ भी आपको कुछ जीवन में दिक्कतें आ रही, रुकावटें आ रही जिन कार्यों में, उन कार्यों के आप फिर से प्लान कर सकेंगे। लेकिन मंगल अपने घर में जब जब भी होते हैं तो आप में उग्रता बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह हो सकता है। इससे कभी कभी बॉस वगैरह के साथ आपके रिलेशंस बिगड़ भी सकते हैं। मंगल का दृष्टि लगन पर होने से आप अपने स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। अपना कॉन्फिडेंस अच्छा देखते हुए आप किसी भी असंभव से असंभव कार्य को काफ़ी इजीली प्लान कर सकते हो। मंगल का दृष्टि आपके 4th हाउस पे भी होगा, जहाँ पर घरेलू मामलों को आप काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। यहाँ भी आपको देखना होगा अगर जन्म के समय का कोई भी प्लैनेट आपके 4th हाउस में बैठा है तो। पंचम पर मंगल का जो दृष्टि पड़ेगा उससे आप निर्णय काफ़ी तेज़ी से ले पाएंगे, काफ़ी तेज़ी से सोच पाएंगे। लेकिन ऐसा मंगल भी आपकी उग्रता को थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो संतान के साथ रिलेशन खराब होने की संभावना थोड़ी यहाँ ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आप कोई भी निर्णय ना लें। उसके बाद यहाँ गुरु के गोचर को विचार करते हैं। गुरु आपके छठे घर के स्वामी और वो नवम घर के स्वामी। फिलहाल गुरु का गोचर हो रहा है आपके 12वें घर में। यहाँ पे 12वें घर में गुरु का गोचर आपको अध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा। अगर आपका विदेश से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध है, विदेश से आपको पैसा वगैरह आता है, तो भी गुरु आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करवा सकते हैं। लेकिन 12वाँ गुरु है तो कभी-कभी मैरिड लाइफ़ के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि बेडरूम का है ये और 12वाँ घर आपका बेडरूम है, इसलिए यहाँ शुक्र के आने के बाद थोड़ी ज़्यादा बेटर स्थिति होगी। गुरु यहाँ से आपके कुछ बहुत बड़े खर्चे करवा सकते हैं, जैसे कि परिवार के लिए खर्चे हैं, अपना घर वगैरह लेने के लिए हैं या किसी भी अन्य पर्टिकुलर काम के लिए। लेकिन जो भी आपके खर्चे होंगे वो बिल्कुल सही कार्यों के लिए होंगे। गुरु का दृष्टि सबसे पहले आ जाता है आपके 4th हाउस पे, जहाँ पे वो आपकी मदर को सेहत में कुछ दिक्कतें कर सकते हैं या तो अपने परिवार या अपनी मदर के लिए आपको कोई बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। गुरु का दृष्टि फिर आ जाता है आपके 6th हाउस पे। देखिए 6th हाउस पे वैसे तो गुरु का दृष्टि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रूटीन लाइफ वगैरह में। लेकिन कभी-कभी आपके बॉस, कभी-कभी आपके कलीग्स आपका थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं, आपके ज्ञान का या आपकी एबिलिटी का, जिससे आपको वो लोग काफ़ी ज़्यादा काम करवा सकते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा एफर्ट वो ले सकते हैं। गुरु का दृष्टि फिर आ जाता है आपके अष्टम पर, जहाँ पर अष्टम को एक्सप्लोर करने, अष्टम भाव से रिलेटेड कुछ भी नया करने, सीखने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है और यहाँ राहु भी ऑलरेडी ट्रांजिट में है। तो जीवन में बहुत ज़्यादा गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रहस्यों को समझने, सीखने या उनसे रिलेटेड अनुभव प्राप्त करने के लिए गुरु की ये स्थिति आपको काफ़ी फ़ेवर करेगी। और वैसे भी जो लोग रिसर्च वगैरह में लगे हैं, जो अपने हायर स्टडीज़ वगैरह में एक्टिव हैं, उन लोगों के लिए भी गुरु काफ़ी फ़ायदा करेगा। उसके बाद शनि के बारे में विचार करते हैं। शनि आपके 7वें और 8वें दोनों ही भावों के स्वामी, फिलहाल शनि का गोचर आपके 9वें घर में है। देखिए, नवम घर का शनि वैसे तो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है या अध्यात्म की तरफ लेकर जाता है। ऐसा शनि है तो जब तक अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रह के कहीं न कहीं वो अपने करियर में अच्छा कर पाता। अगर उसका रूटीन लाइफ़ में कुछ ऐसा कार्य है जहाँ पर उसको बार-बार एफ़र्ट करना पड़ रहा है, बार-बार अपने कार्य को मैनेज करना पड़ रहा है, उन मामलों में शनि बेटर स्थिति दिखाते हैं। शनि यहाँ पे आ गए तो अब विदेश से अगर आपको पैसा आता है या दूसरे कल्चर या दूसरे धर्मों के साथ जुड़े लोगों से अगर आपको पैसा आता है तो उस मामले में काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेंगे। शनि आपको अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, अपने पिता से जुड़े रिलेशंस के लिए और बाकी रिलेशंस के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाते हैं। शनि यहाँ आ गए तो अपने भाग्य से आप कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करें और ज़्यादा से ज़्यादा खुद की मेहनत पे ही डिपेंडेंट रहें। शनि का सबसे पहले दृष्टि आ जाएगा आपके 11वें घर पे, जहाँ पे शुक्र अपने ही घर में स्वयं स्थित होंगे। तो शनि का ये दृष्टि आपकी इनकम में स्टेबिलिटी लाएगा, साथ-साथ में आपको अपना जो पैसा है, जो इनकम है, उसको सही तरीके से बचाने या खर्च करने में शनि मदद करेंगे, क्योंकि शनि आप में इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अनुशासन लाते हैं। फिर इनका दृष्टि होगा 3rd हाउस पे। देखिए 3rd हाउस पे शनि का दृष्टि का होना थोड़ी ज़्यादा मेहनत माँगता है, रिश्तों में ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो अच्छा है।
नहीं तो आपको कुछ रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे पड़ोसियों के साथ, आपके जो भाई-बहन हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ। और कभी-कभी आपके जो रिलेशन्स हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा उदासीन जैसे हो जाते हैं। उसके बाद शनि का दृष्टि आ जाएगा आपके छठे घर पे, जहाँ पर शनि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे रूटीन लाइफ और डेली लाइफ में। लेकिन यहाँ क्योंकि अब बृहस्पति का दृष्टि है, बृहस्पति का दृष्टि होने से वैसे बृहस्पति आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो शनि की दृष्टि की वजह से आपको कोई बहुत बड़ा ऐसा चैलेंज यहाँ नहीं आएगा। फिर भी थोड़ा आपका एफर्ट किसी भी काम में बढ़ सकता है। तो ये मंथ आपके करियर के लिए, आपकी इनकम वगैरह के लिए और आपके बाकी रिलेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कौन-कौन से आपके लिए कुछ अच्छे दिन हैं इस मंथ में, कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए इस मंथ में आने वाले हैं। राहु और केतु पर हम कोई खास चर्चा नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में पहले काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। तो अब विचार करते हैं कौन-कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन हैं, कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी हैं। सबसे पहले अगर अच्छे दिनों की बात की जाएगी तो इस मंथ में आपके लिए 16-17, 20 से 22 तक और 27 से 29 तक ये दिन काफ़ी बेटर निकल के आ रहे हैं। अगर मान लो आपका कोई भी ऐसा काम है जो बार-बार करने पर नहीं बन रहा या जिस काम की आप प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे, तो आप इन दिनों का चुनाव कर सकते हैं उन कार्यों को करने के लिए। फिर हम विचार करते हैं कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर कुछ आपको परेशानियाँ या थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। जब चंद्रमा धनु में गोचर करेंगे 5 से 7 तारीख तक इनका ये ट्रांज़िट रहेगा। इस दौरान कोई बड़ा खर्चा आपसे हो सकता है। किसी को अगर पैसे दिए हों, उधार दिया हो, तो पैसा लौट कर नहीं आएगा। इस समय अपने स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना रहेगा। चंद्रमा का गोचर जब कुंभ में होगा 10 और 11 को ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान आर्थिक रूप से कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा तनाव, एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन में रहेंगे। चंद्रमा का गोचर जब मिथुन राशि में होगा 18 और 19 को ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान आपका कोई बहुत बड़ा लिया हुआ फैसला गलत जा सकता है। इस दौरान मेजरली अपना जो रूटीन लाइफ है उस पे ज़्यादा फ़ोकस करें। 18 और 19 को अगर आपका विदेश से कोई भी रिलेशन है, संबंध है, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। 18 और 19 तारीख को 2 दिन के लिए आपकी नींद को लेके कुछ समस्याएँ रह सकती हैं। और अगर आप कोई ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हैं पहले से, अगर आप कोई डॉक्टरी सलाह से अगर अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपको उस रूटीन को फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए कुछ खराब दिन आने वाले हैं। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।